हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का 2023 और 2024 का सारे पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, नीट का ऑब्वियसली। ठीक है, और एक चैप्टर का वेटेज बहुत रहता है। ठीक है, यहां से सवाल पक्का आते ही आते हैं। ठीक है, और 2023 और 2024 में सुंदर सुंदर सवाल आए थे। ठीक है, सब कुछ था इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और ट्राई जरूर कीजिएगा। सवाल वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए शुरू करें। In the circuit shown below, the inductance L is connected to an AC source. The current flowing in the circuit is I equal to I naught sin omega t. The voltage drop across L. इंडक्टर के अक्रॉस में बोला है वोल्टेज कितना होगा। तो ये देखिए, जो सर्किट है भैया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो कंसेप्ट रहता है, जो वोल्टेज रहता है, वो करंट को क्या करता है, लीड करता है पाई बाय 2 से। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज रहता है भैया, वो क्या करता है, लीड करता है करंट को पाई बाय 2 से। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट साथ में चलता है, मैंने फेज डिफरेंस 0 रहता है। अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आपका वोल्टेज को लीड करता है पाई बाय 2 से। समझ में आया ना। पहला आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, मैंने साथ में मैक्सिमम और साथ में मिनिमम होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें उसके बीच में जो फेज डिफरेंस रहते हैं वो 0 रहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्योरली प्योरली आपका इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज क्या करता है, आगे चलता है करंट का पाई बाय 2 से। ठीक है, अच्छा, हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज रहता है वो पीछे चलता है करंट से पाई बाय 2 से। ठीक है, आया पक्का। तो ये वाला कंसेप्ट यहां पर लगेगा, कौन सा लगेगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। अरे भैया, करंट का इक्वेशन मैंने दिया हुआ ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए, वी एल इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा, पाई बाय 2। अरे भैया, वोल्टेज क्या होगा, करंट से आगे चलेगा, मैंने वोल्टेज मैक्सिमम जब रहेगा करंट उसका मिनिमम रहेगा, जब वोल्टेज मिनिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज आगे चलेगा, इसलिए तो मैंने पाई बाय 2 जोड़ा। ठीक है, अच्छा, अब वी नॉट के जगह पर मुझे रखना होगा, तो क्या देखिए देखिए, वी नॉट इक्वल टू वी नॉट अक्रॉस एल इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल। आई नॉट तो करंट मैक्सिमम करंट कितना आई नॉट है, एक्सएल कितना होगा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल, तो वी नॉट की जगह पे मैं क्या रखूंगा, आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अच्छा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कुछ तो दिया नहीं है। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ऑप्शन डी है। ठीक है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए था कि भैया प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से कितना से आगे चलता है, पाई बाय 2 से आगे चलता है। तो वीएल इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। वी नॉट का वैल्यू यहां पर आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा। ठीक है, आई नॉट ओमेगा एल, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कॉस ओमेगा टी होता है। बस यही सवाल था, ऑप्शन डी, बहुत सिंपल सवाल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, ट्रांसफार्मर का है। A step-up transformer is connected to an AC main supply of 220 volt to operate at 11,000 volt. 11,000 ना? 11,000 volt, 88 watt. The current in the secondary circuit ignoring the power loss in the transformer. अच्छा, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर का बात कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका सेटअप, मतलब मान लीजिए ये ऐसे है। ठीक है, अच्छा, ऐसे करके मैं सिंपल सा बना देता हूं समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ची 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 ची, बहुत गंदा बना है। ऐसे है। ठीक है, अच्छा, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। यहां से इनपुट देते हैं, यहां से मुझे आउटपुट मिलता
ठीक है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कनेक्टेड एन एसी सप्लाई, माने आपका जो वोल्टेज इनपुट है, वी इनपुट जो है भैया वो कितना, वी प्राइमरी बोल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल कितना है आपका 220 है। अच्छा, और मेरा जो ये वाला मिल रहा है 11,000 और 88 वॉट पावर वो सेकेंडरी में मिल रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कितना है भैया, वो 1130। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद पावर कितना है, पावर आउटपुट कितना है 88 वॉट पावर आउटपुट। तो भैया ये क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का केस में इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है, सेम होता है, पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट। पावर इनपुट क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर इनपुट कितना हो जाएगा, मैंने प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस में पावर कितना होगा, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इंटू करंट ऑफ प्राइमरी। अच्छा, पावर आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इंटू करंट ऑफ सेकेंडरी। यही तो कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। मुझे चाहिए क्या, करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, वही बोला ना भैया, इन द सेकेंडरी सर्किट, मैंने इसमें चाहिए, तो मैं ए वाला इक्वेशन को लगा दूंगा, वीएस इंटू आई एस इक्वल टू 88। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर मैं बना लेता हूं उसको, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। अच्छा, यहां पर वीएस आई एस चाहिए, आई एस 88 बाय बी एस, तो 88 वीएस, वीएस का वैल्यू कितना है भैया 11,000। अच्छा, यही है ना भैया, 11 से काट दे, 8, तो 8 बाय 30, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 8 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। अरे 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3, तो 8 मिली एम्पियर है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है भैया 8 मिली एम्पियर। ठीक है, बहुत सही सवाल था, आई मीन बहुत इजी सवाल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक इजी चैप्टर है, ठीक है, इससे अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, तो यहां से सवाल आप लोग जरूर पक्का बना कर ही आइएगा। ठीक है, यहां से नंबर आ जाएंगे 4, अगर 2 सवाल आ रहे हैं तो 8 नंबर आपके तो कंफर्म हो रहे हैं ना। ठीक है, 8 नंबर बहुत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल मैं दे रहा हूं, तीसरा, ये सही है, क्या है, द एम्पलीट्यूड of the charge oscillating in a circuit decreases exponentially as q equal to q naught e का minus RT by 12, where q naught is the charge at t equal to 0 second. अच्छा, the time at which charge amplitude, time at which charge amplitude decreases to 0.50 q naught is nearly, ठीक है, गिवन क्या दिया हो, आर का वैल्यू आपका कितना दिया हो 1.5 दिया हो अपन का ओम, एल का वैल्यू दिया 12 मिली हेनरी, और एल इन 2 का वैल्यू दिया 0.693। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन ये है आपका 19.01 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी है आपका 11.09 मिली सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 0.1 सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका 11.09 सेकेंड। अच्छा,
एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑसिलेटिंग इन अ सर्किट, ठीक है, एक चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है चार्ज का वो घट रहा है एक्सपोनेंशियली, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है इक्वेशन, डैम्पिंग ऑसिलेशन हो रहा है, क्यू नॉट ई का माइनस आर टी बाय 2L, ठीक है, इसका इसका जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ घटते जा रहा है, डैम्पिंग वाला ऐसे ऐसे होगा, ठीक, आई मीन ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते ऐसे, ठीक है, घटते जाएगा, ठीक, तो बोला टी इक्वल टू जीरो पे उसका जो चार्ज कितना था, क्यू नॉट था, ठीक है, उसके बाद एट विच टाइम एट विच चार्ज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.5 क्यू नॉट इज नियरली, किस समय में उसका चार्ज का एम्पलीट्यूड 0.5 क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, टू टू, तो यहां पर एक काम करते हैं, क्यू का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, हमको पता नहीं, टी इक्वल टू लेट कर दे, टी इक्वल टू टी पे क्यू का वैल्यू मेरा 0.5 जीरो क्यू नॉट हो जाएगा, इसको 0.5 को क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट बाय 2 भी लिख सकते हैं, अरे भैया पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा ना, 2 तो क्यू नॉट बाय 2, ठीक है, अब मुझे p चाहिए तो क्यू की जगह पे क्यू नॉट बाय 2 पुट कर देंगे, इधर में क्यू नॉट हो गया, इधर में ई का पावर माइनस आर टी बाय 2L हो गया, अच्छा क्यू नॉट कट गया, अच्छा एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पर 1/2 इक्वल टू ई का माइनस आर टी बाय 2L, दोनों तरफ ln ले लेते हैं, ln इस तरफ, ठीक है, अच्छा बेस ई रहता है तब ln को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर माइनस 1, यहाँ पर ई का पावर माइनस आर टी बाय 2L, अरे भैया ए लॉग का प्रॉपर्टी है ना, लॉग ए का पावर एक्स रहता है तो एक सामने आ जाता है, और लॉग क्या हो जाता है ए, अब बेस ए रहता है तो लॉग ए 1 हो जाता है, एक्स इंटू वन माने एक्स वैल्यू हो जाता है, ठीक है, पावर सामने आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए बेस तो यही है, बेस तो ई है, ई का पावर माइनस समथिंग, तो माइनस आर टी बाई 2L सामने आ जाएगा, 2L ln ई बेस ई है, ठीक है, तो एक इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस आर टी बाय 2L, आई देखिए माइनस 1 सामने, माइनस जो है वो माइनस 1 सामने आ जाएगा, और ln 2 का वैल्यू दिया मैंने कितना 0.693, तो यहाँ पर माइनस 1 पहले सामने लिखते हैं, इधर मिटा दे रहा हूं, माइनस ln 2 और माइनस आर टी बाय 2L, माइनस माइनस कैंसिल, ln का वैल्यू कितना है 0.693, ln 2 का वैल्यू आर टी बाय 2L इस तरफ आ जाएगा 0.693 इंटू 2L बाय आर नीचे आ जाएगा टी मिल जाएगा, अच्छा 0.693 एल का वैल्यू कितना है भैया, वो 12 मिली हेनरी, तो 12 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 बाय नीचे कितना आर, आर का वैल्यू कितना 1.5, 1.5, 12 दूनी 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 0.693 इंटू 10 टू दावर माइनस 3, ऐसे ही रहने देते हैं, इधर में 1.5 है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैलकुलेटर मैंने कहाँ चलाया, अरे भैया हाँ मिल गया, चलिए 24 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 1.5, आपका 11.08, इसका वैल्यू का 11.08 इंटू 10 टू दावर माइनस 3, तो टाइम जो है मेरा कितना है 11.08 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 आया, ठीक है, तो 10 टू माइनस 3 इसको क्या लिख सकते हैं 11.08 मिली सेकेंड, 08 मिली सेकेंड, ऐसा मैच कर रहा है क्या, 11.09 मिली सेकेंड, 19.01 सेकेंड, 11.09 सेकेंड, सेकेंड नहीं होगा मिली सेकेंड, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 0008 09, ठीक है, लगभग राउंड अप कर देंगे तो यहाँ पर एक ऑडिट, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ रहा है आपका 11.09, ठीक है, बस इसमें क्या करना था, टी इक्वल टू टी पे लेट कर लेना था कि चार्ज मेरा कितना है जीरो क्यू नॉट बाई 2 है, तो यहाँ पर इक्वेशन में क्यू की जगह पे क्यू नॉट बाई 2 पुट कर देना था, यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेना था बाद बाकी, ठीक है, दोनों तरफ एलिन लेके मिटा रहा हूं इसको,
नेक्स्ट सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल है, पूछ लिया था। क्या है? इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज np by ns इक्वल टू 1/2 है। द इज इक्वल टू सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। 1:2 ऑप्शन बी है, 2:1। एक और सवाल ले लेता हूं। इसका वैल्यू 1/πh दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है, v इसमें फेज पूछा, 5 बता दीजिए। द वैल्यू ऑफ 5 इज द सोर्स कनेक्टेड in an ideal transformer the turns ratio in number of primary coils by number of secondary coils का रेशियो दिया कितना 1/2। तो द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल का रेशियो पूछा। अच्छा भैया देखिए ये वाला याद रखिएगा, VS बाय VP जो होता है आपका वो NS बाय NP होता है। VS बाय VP इक्वल टू NS बाय NP, ठीक है। तब मुझे जो वैल्यू दिया NP बाय NS दिया हुआ है, NP बाय NS कितना दिया हुआ है 1/2। तो इसको उल्टा कर देते हैं, NS बाय NP कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो VS बाय VP का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/1, माने 2:1। 2:1 ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ठीक है। बहुत ही सस्ता सवाल था, मैंने टर्न्स का रेशियो दे दिया, वोल्टेज का रेशियो पूछ रहा है, ये बचपना वाला सवाल एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मतलब 5 पूछा है। 5 क्या है, फेज डिफरेंस है। 5 क्या, फेज डिफरेंस, सॉरी 5, ये वाला 5 पूछा। ये भैया कौन सा सर्किट है, यहाँ पर एल आर सर्किट है। तो अब मुझे तो पता है प्योरली रेजिस्टिव रहता तो आपका करंट साथ में चलता, मतलब आर ऐसे बनेगा, ठीक है, आर इस तरफ रहेगा और एक्सेल मेरा इस तरफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि करंट के साथ साथ करंट इस तरफ रहेगा तो आर भी इसी तरफ रहेगा, करंट और आर के बीच में फेज डिफरेंस 0 रहता है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर एक्सेल जो रहता है वो क्या रहता है, करंट से कितना आगे रहता है, वो 90 आगे रहता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जेड कुछ ऐसे बनता है, अच्छा। तो ये मेरा एंगल 5 बनता है, ये मेरा एंगल क्या बनता है 5 बनता है। तो ये वाला याद रखिएगा, tan phi जो होता है वो क्या होता है एक्सएल बाय आर होता है। आपका कौन सा सर्किट है, आपका अगर एल आर सर्किट है, तो अगर सी आर सर्किट होता तो tan phi एक्सी बाय आर हो जाता, ठीक है, एक्सी बाय आर हो जाता, ठीक है। तो एक्सएल का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, आर का वैल्यू तो पता है, ऐसा 5 मिल जाएगा, एक्सएल बाय आर। एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल होता है, एक्सएल इक्वल टू 2πf इंटू एल। तो 2πf का वैल्यू क्या पता है, यहाँ पर क्या होता है 100, ये जो लिखा हुआ ना v इक्वल टू आपका 220 आपका साइन 100 पाई टी प्लस 5, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ओमेगा क्या लिखते हैं, ओमेगा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2πf वी नॉट साइन 2πf t प्लस 5। तो 2πf 100 पाई बराबर होगा, ठीक है भैया, 2πf 100 पाई बराबर है, क्योंकि टी टी अब देखिए 2πf इक्वल टू कितना हो गया 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से हो गया 50, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब पुट कर देंगे तो कितना है 50, एल का वैल्यू कितना भैया 1/π है, हेनरी, पाई पाई कट गया। एक्सएल का वैल्यू कितना है 100, एक्सएल का वैल्यू कितना है
100, तो यहाँ पर 100 और आर का वैल्यू कितना 100, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, तो tan फाइव इक्वल टू 1, तो फाइव इक्वल टू 45 डिग्री, फाइव इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा tan 1 कब होता है जब एंगल 45 होता है, तो ऑप्शन कितना होगा डी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि tan फाइव क्या होता है एक्सएल बाय आर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये भी सही सवाल है, क्या है अब, if Z1 and Z2 are the impedances of the given circuit A and B as shown in figures, then choose the correct option. The correct options. ठीक है, तू ही यकीन, shut up, इतना गंदा है ड्राइंग। ये कितना है आपका 5 मिली हेनरी, ये कितना आपका 10 ओम है, ये कितना 6 वोल्ट बैटरी है, वाह। कैपेसिटर है 10 ओम है, ये आपका 10 का पावर 3 बाई पाई माइक्रो फैराड है, ये आपका 220 वोल्ट 50 हर्ज है। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है Z1 Z2, ऑप्शन बी दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 कितना है 20 ओम है, ऑप्शन सी है आपका Z1 इक्वल टू Z2, ऑप्शन डी है आपका Z1 ग्रेटर देन Z2। एक और सवाल दे देता हूं, द मैक्सिमम पावर is dissipated for an AC in an, ऑप्शन ए में है रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन बी है एलसी सर्किट, ऑप्शन सी है आपका इंडक्टिव सर्किट, ऑप्शन डी है आपका कैपेसिटिव सर्किट। बोला है Z1 Z2 इम्पीडेंसेस है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर, अगर एक्सएल बाई एक्सी ना हो तो Z इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल बाय Z इक्वल टू आपका लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर सी आर सर्किट हो तो Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू कितना होता है ओमेगा इंटू एल, और एक्सी वैल्यू क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी। एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करने फाइंड करने बोला है आपका Z1 और Z2 ही तो फाइंड करने बोला है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करने बोला कौन बड़ा कौन छोटा है, जो ऑप्शन दिया उसको चूज करने बोला। अच्छा, यहाँ पर क्या है डीसी सोर्स है भैया, डीसी सोर्स है,
यहाँ पर जो एक्सेल निकालना है, तो यहाँ पर Z1 का वैल्यू जो होगा रूट अंडर कितना होगा, R का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। तो एक्सेल क्या होता है भैया, ओमेगा इंटू एल बाय 2 पाई एफ इंटू एल। तो फ्रीक्वेंसी तो जीरो है, तो एक्सेल का वैल्यू डीसी सोर्स के लिए कितना हो जाता है, जीरो। एक्सेल का वैल्यू डीसी सोर्स के लिए कितना हो जाता है, जीरो। तो सिर्फ ए वाला तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर कितना निकलेगा, आर, तो कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, Z1 कितना हो गया 10 ओम। अब मुझे ए वाला निकालना होगा क्योंकि ये तो एसी सोर्स है, तो इसमें निकालना होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, एक ये आपका सीआर सर्किट है, तो मेरा Z1 निकल गया। Z1 का वैल्यू कितना है, 10 आया भैया। Z1 का वैल्यू कितना है, 10। यहां पर लिख देते साइड में, Z1 इक्वल टू 10। अब Z2, Z इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, एक्सी क्या है, कैपेसिटी लगा हुआ ना। अच्छा, तो एक्सी का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, 2 पाई एफ इंटू सी। फ्रीक्वेंसी कितना भैया, 50 दिया हुआ। कैपेसिटी कितना, 10 टू द पावर 3 पाई माइक्रोफैराड, मैंने 10 का पावर माइनस 6। ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए 50 इंटू 2 100, 100 माने 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो है, तो कितना, तो 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ पर 1 बाय 10 का पावर माइनस 1 मतलब 10, कितना 10। तो Z2 का वैल्यू, आई मीन सॉरी, एक्सी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10 ओम आ गया। एक्सी का वैल्यू कितना आ गया, 10 ओम। ठीक है, तो अब देखिए मेरा एक्सी का वैल्यू 10 ओम निकल गया मेरा। चलो पुट कर देते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 2 ओम, 10 रूट 2 ओम। ये Z2 का वैल्यू आया, तो Z2 इज ग्रेटर देन Z1, Z2 ज्यादा है, Z2 इज ग्रेटर देन Z1, ऑप्शन ए दिया हुआ। ठीक है, Z1 प्लस Z2 तो 20 आने वाला नहीं, बराबर तो हो नहीं सकता, Z1 बड़ा नहीं है, Z2 बड़ा है Z1 से, बस दोनों का Z1 Z2 निकालना था और कंपेयर कर लेना था। ठीक है, ऑप्शन को मैच कर। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड फॉर एन एसी इन एन। पहला ऑप्शन दिया है रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा एलसी सर्किट, तीसरा इंडक्टिव सर्किट, चौथा क्या है कैपेसिटिव सर्किट। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होता है भैया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है मैक्सिमम पावर। पावर का फॉर्मूला क्या, पहले वो लिख लेते हैं। पावर का जो फॉर्मूला भैया वो आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव भैया। तो यहां पर कॉस फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाइव जो होगा भैया, अगर ये मैक्सिमम है, मेरा पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा, तो कॉस फाइव कितना होता है भैया, आर बाय जेड होता है, आर बाय जेड होता है। तो जेड का वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, तो जेड का वैल्यू जो मिनिमम होगा वो सिर्फ आर के बराबर होता है। जेड का वैल्यू मिनिमम कब होता है, तो जेड का वैल्यू आर होता है। ठीक है, अरे भैया देखिए जेड क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो ए वाला वैल्यू को जीरो कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही बचा ना। तो जेड मिनिमम कब होता है, जब वो आर के बराबर होता है। ठीक है, तब ना ए वाला कॉस फाइव मैक्सिमम होगा, तो पावर आपका मैक्सिमम होगा, तो आर बाय आर कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 1। तो कॉस फाइव का वैल्यू मैक्सिमम, तो मेरा क्या हो जाएगा आपका पावर क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो किस में हो जाएगा, तो एक्सी और एक्सएल और एसी का वैल्यू तो जीरो हो गया, माने एक्सएल किसके बराबर हो गया, एक्सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो कौन सा सर्किट बन गया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट। तो याद रखिएगा, नोट देकर कहीं लिख लीजिएगा, रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, जितना कम सॉरी जेड मिनिमम आर के बराबर। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते। ला 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 रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा तो मैक्सिमम करंट आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा तो पावर डिसिपेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ ये भी सवाल ठीक ठाक है। फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द इफेक्टिव इम्पिडेंस, इम्पिडेंस रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इट विल बी
ठीक है। बाप रे बाप, देख के ही लोग डर जाएंगे, क्या पूछ लिया भैया। 1 ओम है, 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है। आपका 2 माइक्रोफैरड, 2 ओम है, ठीक है। यहाँ से भी है ऐसा कुछ, ये जुड़ा हुआ है एक साथ में। 3 ओम है, आपका 2 मिली हेनरी है, ये साथ में जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। देन में 1 मिली हेनरी है, ठीक, ये ऐसे है और कुछ नहीं, हाँ ऐसे कनेक्टेड है। कितना बड़ा भयंकर सर्किट बना के दिया है। ऑप्शन ए है आपका 4 ओम, ऑप्शन बी है आपका 6 ओम, ऑप्शन सी है आपका 1 ओम, ऑप्शन डी है आपका 3 ओम, ठीक है। और है सवाल अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है क्या होने वाला है, बोला है कि इसमें फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आई मीन इफेक्टिव इंपेडेंस, मैंने टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा वही पूछा है, ठीक है। तो नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगा, एफ बहुत हाई रहेगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगा भैया, तो पहले एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, आई मीन ओमेगा इंटू एल, तो 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा भैया वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सी क्या हो जाएगा आपका, वो 1 बाय ओमेगा सी होता, तो 1 बाय 2 पाई एफ सी। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो 1 बाय नीचे में बहुत ज्यादा इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो कैपेसिटर जो होगा, वो कैपेसिटर जो होगा वो शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा, शॉर्ट सर्किट मतलब उसको हटा के एक सिंपल तार लगा दीजिएगा, और आपका इंडक्टर को ओपन सर्किट कर दीजिएगा, ओपन सर्किट, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वहां पर करंट जाएगा ही नहीं, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड इंडक्टर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, ठीक। तो यहाँ पर तार लगा दीजिए ऐसे सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ओपन कर दीजिए इंडक्टर के पास, ठीक है, ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी तार लग जाएगा सिंपल, ठीक है, कैपेसिटी को हटा ली, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इधर ओपन सर्किट हो जाएगा, इधर 3 ओम तो है, यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया जो रास्ता होगा, इधर भी पुलवा टूटा है, इधर भी पुलवा टूटा है, तो लोग ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये दो ही रेजिस्टेंस मेरा इस रास्ता में है, तो दोनों ही सीरीज में है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस बड़ा डायग्राम देखने में एकदम भयानक सा था, लगा कुछ बड़ा कुछ पूछा है, ठीक है, जो मुझे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं, बस ये याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगा तो कैपेसिटर को हटा के वहां पर एक सिंपल तार से लगा देना, ठीक है, और इंडक्टर को ओपन कर देना, ऐसे तोड़ देना, ठीक है, तो उधर करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो 3 ओम होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भैया, ये है क्या है, इन अ सीरीज LCR circuit, L is 10 millihenry, अच्छा, capacitance C is 1 microfarad and resistance and R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs, the frequency at which resonance occur, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका 9 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1.59 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी दिया हुआ आपका 1.59 किलोहर्ट्ज,
सुन डी दिया होगा 15.9 10%। फ्रीक्वेंसी पूछा है भैया, रेडियन नहीं, आई मीन आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा, तो रेडियन तो होगा नहीं, बी और डी तो होगा नहीं, रेड पर सेकंड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रेडियन पर सेकंड आएगा, पर फ्रीक्वेंसी पूछा, ठीक है। तो बोला है कि एलसीआर सर्किट है, एक एलसीआर सर्किट है, एल का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू दिया और आर का वैल्यू दिया, तो बोला किस फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट एज ए रेजोनेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, कौन सा सर्किट में जब प्योरली रेजिस्टिव होता है, माने एक्सएल और एक्सी जब बराबर होता है तो सर्किट जो बिहेव करता है रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और एक्सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई एल सी, ठीक है। ओमेगा, लेकिन मुझे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है भैया 2 पाई एफ नॉट ले लेते हैं इसको, ओमेगा को, ठीक है। ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, एफ नॉट क्या है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, ठीक है। अच्छा, तो ओमेगा नॉट माने 2 पाई एफ, रूट को पहले इधर भेज देता हूं, ठीक है। ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी, रूट इधर आएगा ना, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी। ओमेगा के नॉट का वैल्यू कितना है 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू रूट अंडर एल सी, एफ नॉट चाहिए 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। एफ नॉट इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी, एल का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू दिया, निकालते हैं चलिए। 1 बाय 2 पाई, एल का वैल्यू कितना दिया भैया 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3। सी का वैल्यू दिया 1 माइक्रोफैरड, माने 10 टू द पावर -6, ठीक है। अच्छा, अब क्या एक काम करते हैं, 10 टू द पावर 6, एफ नॉट इक्वल टू 2 पाई 2 पाई है ना, तो एक काम करते हैं 10 का पावर 6, 10 का पावर 1 और 10 का पावर -9, तो 10 का पावर -8 हो जाएगा, तो -8 रहेगा तो बाहर निकलेगा 10 का पावर -4, ठीक है। तो एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू -4 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, सॉरी 10 टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, 10 को इस तरफ ले लेते हैं, एफ नॉट इक्वल टू 10 एक तरफ रखते हैं, 10 बाय 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 रखते हैं, तो पाई का वैल्यू कितना लेते हैं 3.14, बट 22/7 भी ले सकते हैं, 22/7 ही ले लेता हूँ, चलिए 22/7 से 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 है, 7 ऊपर जाएगा तो 70 हो जाएगा, अब 44 इंटू 10 टू द पावर 3। अच्छा, एक काम करते हैं, अब यहाँ से गेस करते हैं, किलो हर्ट्ज माने किलो हर्ट्ज मतलब 10 का पावर कितना होने वाला है 3, वो तो सही है, यहाँ पर किलो हर्ट्ज तो आ गया 10 का 3, एफ नॉट इक्वल टू 70/44 किलो हर्ट्ज, ये तो आ रहा है, ठीक है। अब 70 को 44 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 44 इंटू 2 88, 2 जा माने 2 टाइम्स में 44 इंटू 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 88, लेकिन ऊपर में 88 नहीं है, 80 से कम है, तो 2 से कम ही आएगा, मेरा 2 से, इसका जो वैल्यू है ना भैया 2 से कम ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में 15.9 है, वो हो नहीं सकता, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी होगा 1.59 होगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 70/44, 70/44 को डिवाइड करके देख लेते उतना ही आएगा शायद, 70 डिवाइडेड बाय 44, यस 1.59, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। अगला सवाल क्या है भैया, 12 वोल्ट 60 watt is lamp is connected to the secondary step down transformer, to the secondary step down transformer whose primary is connected to, ये भी आसानी है, connected to AC mains
ऑफ 220 वोल्ट 220 assuming ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, ट्रांसफार्मर को आइडियल मानने बोला है। करंट इन प्राइमरी आईपी पूछा है, करंट इन प्राइमरी पूछा। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन ए है आपका 2.7 एम्पियर, ऑप्शन बी है 3.7 एम्पियर, ऑप्शन सी है आपका 0.37 एम्पियर, ऑप्शन डी है आपका 0.27 एम्पियर। चलिए, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो देखिए पहले तो मैं यहां पर बना लेता हूं प्राइमरी, इधर बन गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, ये मेरा सेकेंडरी, ये इनपुट मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये प्राइमरी है, यहाँ पर सेकेंडरी है। सेकेंडरी में मेरा कितना 12 वोल्ट 60 वॉट, मतलब मेरा जो वोल्टेज सेकेंडरी में आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है, और पावर जो हो रहा है सेकेंडरी मैंने पावर आउटपुट मिल रहा है मुझे, वो कितना मिला 60 वॉट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, और कनेक्टेड टू अ मेंस ऑफ, माने प्राइमरी जो है वो कितना है, यहाँ पर प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अक्रॉस बीपी कितना है आपका 220 है, कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, आइडियल ट्रांसफार्मर बोला, करंट इन प्राइमरी पूछा है। ठीक है, आईपी पूछा है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। तो पावर इनपुट क्या होगा, वीपी आईपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीएस आईएस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो कितना 60। हमको चाहिए क्या भैया, आईपी चाहिए, वीपी पता है क्या, आईपी निकल जाएगा, तो वीपी आईपी इक्वल टू 60, तो आईपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बाय वीपी, तो 60 बाय वीपी कितना है, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इक्वल कितना 220, 0 0 कट गया, 2 3 2 11 जा 3 बाय 11, 3 बाय 11 को डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 11 आई थिंक 0.27 आएगा, 0.27 एम्पियर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है। बहुत ही सस्ता सवाल था। ठीक है, बहुत ही सस्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भैया, ये भी सवाल ये फॉर्मूला बेस्ड, नीट में ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आते हैं। द मैग्नेटिक एनर्जी stored in an inductor of inductance 4 microhenry carrying a current of 2 ampere, carrying a current of 2 ampere is, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन है आपका 4 मिली जूल, ऑप्शन बी है आपका 8 मिली जूल, ऑप्शन सी है आपका 8 माइक्रो जूल, ऑप्शन डी है आपका 4 माइक्रो जूल। ठीक है, एक और सवाल दे देता हूं यहाँ पर, एन AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency, due to decrease in its operating frequency, ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, आईडी से डिनोट करना, आईडी इंक्रीजेस, बी आईडी डिक्रीजेस, सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, एक सी कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन डी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, नीचे वाला एरो का मतलब डिक्रीज, ऊपर वाला एरो का मतलब इंक्रीज, आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट पहला ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ेगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट घटेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
तो पहला मैग्नेटिक एनर्जी देख लेते हैं, स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कितना दिया 4 माइक्रो हेनरी और करंट कितना है 2 एम्पियर। तो एनर्जी क्या होता है भैया, एनर्जी जो होगा वो हाफ एल आई का स्क्वायर होता है, ठीक है, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी। तो हाफ एल के जगह पर कितना दिया हुआ 4 माइक्रो हेनरी, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। करंट का कितना दिया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, तो 2 से 2 खत्म, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -6 माने 8 माइक्रो जूल। कितना हो गया 8 माइक्रो जूल, 8 माइक्रो जूल ऑप्शन सी है, ठीक है। इससे होता हाफ एल आई स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब एक कैपेसिटर एसी सोर्स से कनेक्ट होता है तो उसके अक्रॉस में जो भैया वो इंडक्टिव डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो आई नॉट एक सी, आई नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आई इक्वल टू कितना होता है, वी इक्वल टू कितना होता है आई आर होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, यहाँ पर वी इक्वल टू आई आर के जगह पे क्या होगा एक सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बाई एक सी। अच्छा, एक सी क्या होता है भैया, कैसे भी सोच सकते हैं, एक सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो 1 बाय 2 पाई एफ सी। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला चीज डिक्रीज होगा, तो एक सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सी का वैल्यू बढ़ेगा। तो एक सी का वैल्यू बढ़ेगा भैया, डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो, करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो करंट में ना डिक्रीज हो, ऑप्शन इंक्रीज तो नहीं होगा, ऑप्शन बी है, करंट डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा क्या होगा डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। जब ए वाला बढ़ेगा तो एक क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल जो मेरा करंट होगा वो डिक्रीज होगा। भाई यहां से देख लीजिए आईडी इक्वल टू आई नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, साइन का वैल्यू, साइन का थीटा में वैल्यू जब थीटा घटता है तो ठीक है, थीटा घटता है क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आई नॉट ओमेगा सी साइन 2 पाई एफ टी, तब फ्रीक्वेंसी भैया घटेगा तो साइन का वैल्यू भी घटेगा, घटेगा तो साइन का वैल्यू घटेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। और यहाँ पर बोला एक सी कांस्टेंट तो रह ही नहीं सकता, ये बोला घट रहा है भैया तो एक सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, एक सी का वैल्यू तो डिक्रीज नहीं होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जैसे देखना वैसे देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, आई मीन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा ऑब्वियसली डिक्रीज करे, ठीक है। सिंपल सा सोचना था और कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट सुन के ही छोड़ दिए, ये कौन सा सवाल है। नेक्स्ट है, लास्ट सवाल है, नेट इंपिडेंस पूछा है, ये वाला दे दिया आपका, ये है आपका 50 बाय पाई मिली हेनरी, ये आपका 10 टू द पावर 3 बाय पाई माइक्रोफैरड, 10 ओम है, 220 वोल्ट कम है, 50 हर्ज है, जेड पूछा है माने इंपिडेंस पूछा है इस सर्किट का। ऑप्शन ए है 15 ओम, ऑप्शन बी है आपका 5 रूट 5 ओम, ऑप्शन सी है आपका 25 ओम, ऑप्शन डी है आपका 10 रूट 2 ओम, ठीक है। आप लोग क्या कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या, जेड का फॉर्मूला देख लीजिए, जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, जो बढ़ाएगा उसे घटा देंगे, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, स्क्वायर ही तो करना है, नेगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो पता है, एक्सएल का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, एक्सएल क्या हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। और एक्सी का वैल्यू कितना जगह 1 बाय ओमेगा सी, तो 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है। सी दिया हुआ आपका, एल दिया हुआ आपका, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया 50 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है।